जिस सच्चाई को पश्चिमी देशों ने बरसों से छिपाने की कोशिश की थी, आज वही सच्चाई सामने आ चुकी है। और इस राज को उजागर करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत की लगातार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि भारत दुनिया की चौथी नहीं बल्कि तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो शायद आपको यह बात मजाक जैसी लगे। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत आज तीसरे स्थान पर खड़ा है। दरअसल यह तथ्य अक्सर छिपा लिया जाता है, जबकि हाल ही में नीति आयोग ने यह साफ किया कि असल में अमेरिका की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका लगभग आधा हिस्सा भारत के पास है। और पीपीपी के हिसाब से भारत की इकोनॉमी 15 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। लेकिन आंकड़े हमेशा नॉमिनल जीडीपी के आधार पर दिखाए जाते हैं और उसी में भारत की अर्थव्यवस्था को केवल 4.1 ट्रिलियन डॉलर बताया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इन सब के बावजूद हाल ही में अमेरिका ने भारत को डेड इकोनॉमी कहकर तंज कसा था और यह मानकर चला था कि उसके टैरिफ के दबाव में भारत टूट जाएगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। भारत की रणनीति और कूटनीति ने ऐसा कमाल दिखाया। 3 महीनों में भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान से कहीं ज्यादा 7.8% दर्ज की गई। यह आंकड़ा ही काफी है यह साबित करने के लिए कि भारत न सिर्फ टिकाऊ है बल्कि और भी मजबूत हो रहा है। यही नहीं, भारत से जुड़ी लगातार ऐसी कई रिपोर्टें आ रही हैं जो अमेरिकी टैरिफ की मंशा पर सवाल खड़ी कर रही हैं कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, जबकि नतीजे उलटे पड़ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आज की दुनिया में अक्सर केवल उन्हीं देशों का नाम लिया जाता है जो या तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले हैं या जिनके पास कोई अनोखी ताकत है, वरना 200 के करीब देश पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर नाम गुमनाम रह जाते हैं। एशिया का ताकतवर देश भारत आज हर किसी की जुबान पर है और शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश हो जो भारत के नाम से अनजान हो। लेकिन भारत यहीं नहीं रुकना चाहता, वह अपनी पहचान को और भी ऊंचा करना चाहता है और उसका सबसे बड़ा आधार उसकी मजबूत होती अर्थव्यवस्था है। किसी भी देश की इकोनॉमी मजबूत होने से वहां के नागरिकों को न सिर्फ बेहतर सुविधाएं मिलती हैं बल्कि रोजगार की कमी भी नहीं होती, क्योंकि विदेशी निवेश आने के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई तक हर क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ती हैं और इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलता है। यही कारण है कि भारत ने शुरू से ही साफ कर दिया था कि वह अमेरिकी टैरिफ के आगे झुकेगा नहीं, चाहे जितना दबाव क्यों न बने। नतीजा यह हुआ कि भारत की कामयाबी आज पूरी दुनिया के सामने मिसाल बन चुकी है कि किस तरह उसने अमेरिका की चुनौतियों को मात दी और टैरिफ के बावजूद पहले से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। असल में मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 का दौर चल रहा है और हर बार की तरह इस बार भी अनुमान लगाया गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 7% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। वैश्विक रेटिंग एजेंसियों को डर था कि ट्रंप के टैरिफ का असर भारत पर भारी पड़ेगा और विकास की दर इससे भी नीचे गिर जाएगी। लेकिन ठीक इसके उलट नतीजा आया और पहली तिमाही में ही 7.8% की शानदार ग्रोथ दर्ज की गई। यह तब हुआ जब पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में भारत की ग्रोथ सिर्फ 6.5% रही थी। यानी इस बार भारत ने पिछले साल की तुलना में 1.3% तेज गति से विकास किया। यह इस बात का सबूत है कि भारत के निर्यात बढ़ रहे हैं, विदेशी निवेश लगातार आ रहा है और दुनिया को भारत की नीतियों पर भरोसा हो चुका है। यही वजह है कि ट्रंप का भारत को डेड इकोनॉमी कहकर दिया गया ताना अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है और यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या सचमुच भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर है या फिर अमेरिका खुद बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहा है। इसी साल भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की जब उसने जापान को पछाड़कर चौथे स्थान पर कब्जा कर लिया। पहले जापान 5वें स्थान पर भारत से आगे था, लेकिन अब भारत 4.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वहीं अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ पहले स्थान पर है, चीन 19 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दूसरे स्थान पर है, डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर, और जर्मनी 4.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। अब भारत, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया, वह मजबूती से चौथे पायदान पर है और इसकी इकोनॉमी 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। हालांकि यह नॉमिनल जीडीपी के आधार पर है। अगर पीपीपी के आधार पर देखा जाए तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पहले से ही है। नीति आयोग की रिपोर्ट साफ करती है कि भारत की वास्तविक क्षमता 15 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, लेकिन अक्सर वैश्विक मंच पर नॉमिनल जीडीपी को ही सामने रखा जाता है और पीपीपी को दरकिनार कर दिया जाता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि जब किसी देश में एक साल में बनने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौजूदा बाजार दामों पर निकाला जाता है तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं।
वहीं पीपीपी जीडीपी इस बात को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है कि $1 या $1 अलग अलग देशों में कितनी वस्तुएं खरीद सकता है, यानी जीवन यापन की लागत और स्थानीय कीमतों को बराबर करके तुलना की जाती है। आने वाले 1-2 वर्षों में भारत नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भी तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा और भविष्यवाणियां कह रही हैं कि वर्ष 2038 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि यह बढ़त पीपीपी के आधार पर होगी, क्योंकि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था $34.2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $15 ट्रिलियन आंकी जाती है और 2030 तक इसके $20 ट्रिलियन से आगे निकल जाने की संभावना है। लेकिन भारत को सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर देना होगा कि नॉमिनल जीडीपी को कैसे तेजी से बढ़ाया जाए, क्योंकि दुनिया की नजर सबसे पहले इसी पर जाती है। अगर भारत इस मामले में भी तेजी से आगे निकल गया तो वैश्विक स्तर पर हर देश की नजर भारत पर होगी और न केवल बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आना चाहेंगी, बल्कि अरबों खरबों का निवेश लेकर भारत में दौड़ लगेंगी। यानी कुल मिलाकर भारत को पीपीपी और नॉमिनल दोनों ही आधार पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी है, ताकि आने वाले वर्षों में भारत और भी तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ सके। दोस्तों, वो घड़ी आ ही गई जिसका डर था। अमेरिका ने आखिरकार भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी दिलचस्प है, क्योंकि टैरिफ के साथ अमेरिका ने 3 शर्तें और कुछ छूट भी रखी हैं। यानी एक तरफ दबाव भी है और दूसरी तरफ डर भी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस टैरिफ पर बड़ा बयान दिया है। मोदी जी ने साफ कहा, यह मुश्किल समय जरूर है, लेकिन भारत हर चुनौती से बाहर निकलना जानता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की हालत अलग ही है। उन्हें डर सता रहा है कि जैसे वह पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा रहे हैं, वैसे ही बाकी देश अब अमेरिका की डिजिटल कंपनियों गूगल, यूट्यूब और मेटा जैसी कंपनियों पर टैक्स लगा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को करारा झटका लगेगा। ट्रंप ने बकायदा धमकी दी है कि दुनिया के बाकी देश ऐसा कदम ना उठाएं। लेकिन सवाल यही है, क्या भारत झुकेगा या फिर अपना रास्ता खुद बनाएगा? इसी वीडियो में हम अमेरिका की इस नई चाल और भारत के जवाब को पूरा डिटेल में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल की नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले समझते हैं कि यह 3 शर्तें और छूट आखिर हैं क्या। पहली शर्त यह है कि अगर भारत से कोई माल जहाज पर लोड होकर अमेरिका की तरफ निकल चुका था और 27 अगस्त 2025 की रात 12:01 ईस्टर्न टाइम से पहले ट्रांजिट शुरू हो चुका था, तो उस माल पर नया 50% टैरिफ नहीं लगेगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर भारत का माल अमेरिका पहुंच चुका है और 17 सितंबर 2025 की रात 12:01 से पहले ही खपत यानी कंजम्पशन के लिए क्लियर हो गया है, तो उस पर भी यह टैरिफ लागू नहीं होगा। तीसरी शर्त यह है कि हर इंपोर्टर को खुद सर्टिफाई करना होगा कि उसका माल इन छूट की कैटेगरी में आता है। इसके लिए नया हार्मोनाइज्ड टैरिफ शेड्यूल भी बनाया गया है, ताकि अमेरिकी कस्टम्स के पास सबका रिकॉर्ड रहे। यानी अमेरिका ने दबाव भी बनाया और साथ में रास्ता भी छोड़ा, ताकि पूरी तरह भारत से रिश्ते ना बिगड़े। अब यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप के 6 अगस्त 2025 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14,329 के तहत उठाया गया है। इसमें साफ लिखा है कि भारत से आने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा, लेकिन वही 27 अगस्त के बाद आने वाला माल ही इस भारी भरकम 50% टैरिफ के घेरे में आएगा। अब बड़ा सवाल यही है कि कौन से भारतीय प्रोडक्ट इस 50% टैरिफ से बच गए हैं। तो सुनिए, सबसे पहले आते हैं लोहा और स्टील से बने सामान, फिर एल्यूमिनियम और कॉपर के प्रोडक्ट। इसके अलावा पैसेंजर गाड़ियां, हल्के ट्रक और ऑटो पार्ट्स को भी छूट मिली है। भारत का सबसे मजबूत सेक्टर फार्मा भी इस टैरिफ के असर से बाहर है। यानी हमारी दवाइयां और मेडिकल प्रोडक्ट्स पहले की तरह अमेरिका पहुंचते रहेंगे। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जैसे चिप्स, मोबाइल फोन और टैबलेट्स को भी राहत मिली है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने छूट दी क्यों? असल में अमेरिका भारत को पूरी तरह टारगेट नहीं करना चाहता। कुछ सेक्टरों को बचाकर रखना उसकी मजबूरी है, ताकि रिश्ते पूरी तरह से ना टूटे। लेकिन ध्यान रहे, बाकी ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर सीधा 50% का अतिरिक्त शुल्क लगेगा, यानी असर गहरा होगा, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार अमेरिका है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ट्रंप की इस कार्रवाई से सबसे ज्यादा नुकसान भारत को हो सकता है, क्योंकि जब अमेरिकी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे तो उनकी डिमांड घटेगी। अब आते हैं ट्रंप के असली आरोप पर। ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और यही पैसा रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए मिल रहा है। उनका आरोप है कि भारत की यह खरीदारी रूस की वॉर मशीन को फ्यूल दे रही है। यही वजह है कि ट्रंप ने भारत पर सीधे 50% टैरिफ का हथियार चला दिया, ताकि भारत दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना कम कर दे। लेकिन दोस्तों, क्या भारत दबाव में झुकेगा? बिल्कुल नहीं।
भारत ने साफ कर दिया है कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां रूसी तेल का आयात कुछ कम कर सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से बंद करने की कोई योजना नहीं है। भारत का रुख साफ है, राष्ट्रहित पहले। विदेश मंत्री ने भी कहा कि भारत अपने नागरिकों के लिए सस्ता तेल लेता रहेगा, चाहे दबाव कोई भी बनाए। अब यही बात अमेरिका को खटक रही है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत जानता है कि ऊर्जा सुरक्षा के बिना विकास रुक जाएगा। दूसरी तरफ भारत के निर्यातक चिंता में हैं। ऑटोमोबाइल, मेटल और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर सीधे इस टैरिफ की मार झेल सकते हैं। अगर 50% टैरिफ लगा तो भारतीय प्रोडक्ट अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे और उनकी मांग कम हो सकती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में साफ कहा, यह भारतीय कंपनियों के लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन हमें मुश्किलों से लड़ना आता है और हर चुनौती से बाहर निकलना आता है। यानी साफ संदेश है कि भारत झुकेगा नहीं। उधर ट्रंप को अब एक और डर सताने लगा है। उन्हें डर है कि कहीं दुनिया के बाकी देश मिलकर अमेरिका की डिजिटल कंपनियों गूगल, यूट्यूब, मेटा और अमेजन पर भारी टैक्स ना लगा दें। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की पूरी डिजिटल इकोनॉमी हिल जाएगी। इसीलिए ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा है, दुनिया हमारे डिजिटल बिजनेस पर हाथ ना डाले। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि जैसे ट्रंप बाकी देशों पर दबाव डाल रहे हैं, वैसे ही बाकी देश भी पलटवार करने को तैयार हैं। अब देखिए, एक तरफ ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका की एम्बेसी बैकफुट पर दिखी। अमेरिकी एम्बेसी ने बयान दिया कि अमेरिका भारत के साथ सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी और ऑयल सेक्टर में सहयोग बढ़ाना चाहता है। यानी अमेरिका एक हाथ से दबाव डाल रहा है और दूसरे हाथ से दोस्ती का दिखावा कर रहा है। असल में अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि भारत पूरी तरह से रूस और चीन के पाले में ना चला जाए, क्योंकि दशकों से अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता आया है, और अगर भारत ही हाथ से निकल गया तो एशिया में अमेरिका की पकड़ ढीली हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका मजबूर है कि कुछ भारतीय प्रोडक्ट्स को छूट दे और रिश्तों को पूरी तरह तोड़ने से बचें। अब दोस्तों, सबसे बड़ा गेम शुरू होने वाला है। 27 अगस्त से भारत पर टैरिफ लागू हो जाएंगे और सिर्फ 4 दिन बाद 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच SSCO समिट चीन के टियानजिन शहर में होगा। यहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों मौजूद रहेंगे। साथ ही 20 से ज्यादा देशों के लीडर भी इस समिट में हिस्सा लेंगे। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री मोदी का यह 7 साल बाद चीन दौरा होगा। अब अंदाजा लगाइए, ऐसे समय पर जब अमेरिका भारत को टारगेट कर रहा है, अगर SSCO समिट में भारत, रूस और चीन ने मिलकर कोई बड़ा ऐलान कर दिया तो अमेरिका की नींद उड़ जाएगी। अमेरिका जानता है कि उसकी भलाई इसी में है कि भारत और चीन आपस में भिड़े रहे, लेकिन ट्रंप की नीतियों ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि भारत और चीन अब करीब आते दिख रहे हैं। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। अमेरिका ने 50% टैरिफ का हथियार चला तो दिया, लेकिन डर उसके दिल में भी है। भारत ने भी साफ कर दिया है कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रहित से वह कभी समझौता नहीं करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसा मसला जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। यूरोप से लेकर वॉशिंगटन तक सबकी उम्मीदें इस जंग के अगले मोड़ पर टिकी थीं, और तभी नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरी भू राजनीति को हिलाकर रख दिया। रूटे ने बिना लाग लपेट के कह दिया, यूक्रेन की नाटो सदस्यता फिलहाल एजेंडा में है ही नहीं, अब असली मुद्दा सुरक्षा गारंटी है। यह बयान सिर्फ एक लाइन नहीं था, बल्कि पश्चिमी देशों के पूरे नैरेटिव को झकझोर देने वाला था, क्योंकि अब तक पश्चिमी ब्लॉक यही तस्वीर दिखाता रहा था कि यूक्रेन एक दिन नाटो का हिस्सा जरूर बनेगा। लेकिन अचानक यह कहना कि सदस्यता नहीं, सिर्फ गारंटी पर चर्चा होगी, इसका सीधा मतलब है कि नाटो खुद इस कदम से डर रहा है। दरअसल आर्टिकल 5 वही धार है जिससे नाटो बार बार रूस को चेतावनी देता रहा है। इसका मतलब है, अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पूरा नाटो रूस से सीधे भिड़ेगा। लेकिन यही तो वो बिंदु है जिससे नाटो सबसे ज्यादा बचना चाहता है, और पुतिन बार बार इसी को छेड़ते रहते हैं। अब सवाल उठता है, इस पूरी कहानी में भारत की गूंज क्यों सुनाई देती है? जवाब साफ है। अमेरिका और यूरोप जानते हैं कि रूस पर असली दबाव तभी डाला जा सकता है जब भारत को साथ लिया जाए, क्योंकि भारत न सिर्फ रूस का सबसे भरोसेमंद दोस्त है, बल्कि रक्षा, ऊर्जा और व्यापार हर मोर्चे पर उसका मजबूत सहारा भी है। पुतिन को भलीभांति पता है कि भारत उसकी पीठ पर खड़ा है। यही वजह है कि वॉशिंगटन और यूरोप की रातों की नींद उड़ी हुई है। वे एक तरफ झुंझुला रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था और मजबूत कर रहा है, और दूसरी तरफ छिपी हुई उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि शायद भारत किसी तरह रूस को शांति की मेज पर लाने में मदद करे। यानी तस्वीर साफ है,
नाटो और अमेरिका के लिए यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ रूस की चुनौती नहीं रहा, बल्कि भारत की भूमिका ही निर्णायक बन गई है। तो आखिरकार यह पूरी डेवलपमेंट क्या है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, ट्रंप का हालिया कदम ही इस पूरी बेचैनी की तस्वीर साफ कर देता है। सोचिए, अलास्का में पुतिन से आमने सामने मुलाकात खत्म होते ही ट्रंप ने वॉशिंगटन में जेलेंस्की और यूरोप नाटो नेताओं को तुरंत बुला लिया। बाहर की दुनिया को बताया गया कि यह बहुत कामयाब मीटिंग रही, लेकिन पर्दे के पीछे असली चर्चा भारत पर ही टिक कर रह गई, क्योंकि बातचीत में यह खुलकर सामने आया कि पुतिन और जेलेंस्की को आमने सामने बैठाना तभी संभव है जब भारत मध्यस्थता का रास्ता खोले, यानी बिना भारत के कोई शांति समीकरण पूरा नहीं हो सकता। इसी दौरान रूठे का आर्टिकल 5 सुरक्षा गारंटी वाला बयान सामने आया। असल में यह बयान 2 धारों वाली तलवार है। एक तरफ रूस पर दबाव बनाना कि अगर तुमने यूक्रेन को छेड़ा तो नाटो चुप नहीं बैठेगा, दूसरी तरफ खुद को इस तरह बचाकर रखना कि नाटो सीधी जंग में ना कूदे। यह पूरी कूटनीति रूस पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश है। लेकिन यहां भी भारत की भूमिका से कोई भाग नहीं सकता। अमेरिका और यूरोप समझते हैं कि रूस की असली आर्थिक ताकत ऊर्जा व्यापार है, और उस व्यापार का सबसे बड़ा सहारा भारत जैसे देश हैं। यानी रूस पर चोट तभी लगेगी जब भारत पीछे हटे। मगर भारत साफ कर चुका है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। भारत की यही दृढ़ता पश्चिम को सबसे ज्यादा खटक रही है। हर दिन अमेरिकी मीडिया में यही सवाल गूंजता है, भारत अब भी रूस से इतना तेल क्यों खरीद रहा है? यूरोपीय नेताओं की बातचीत में भी यह कसक छिपी रहती है कि भारत हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा। इसीलिए जब भी ट्रंप या रूठे जैसे नेता बयान देते हैं, उनके शब्दों में कहीं ना कहीं भारत के प्रति जलन झलक ही जाती है। अब अगर नजर डालें यूक्रेन पर, तो उसका संविधान साफ कहता है कि नाटो सदस्यता उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक प्राथमिकता है। लेकिन जब नाटो का शीर्ष नेतृत्व ही कहने लगे कि सदस्यता एजेंडे में ही नहीं, तो कीव के लिए यह एक बड़ा झटका है। फिर भी यूक्रेन उम्मीद लगाए बैठा है कि किसी न किसी तरह पश्चिमी गारंटी उसकी संप्रभुता की ढाल बनेगी। मगर असलियत यह है कि नाटो सीधे रूस से भिड़ने का साहस नहीं दिखा पा रहा। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 5 जैसी गारंटी का नया फार्मूला निकाला है। पर सवाल यही है, क्या यह गारंटी उतनी मजबूत होगी जितनी दिखाई जा रही है? क्योंकि रूस का रुख पहले ही साफ है। पुतिन कह चुके हैं कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता हमारी रेड लाइन है। अगर अब नाटो गारंटी की कोशिश करेगा तो रूस इसे सीधी दखल अंदाजी मानेगा और प्रतिक्रिया बेहद सख्त हो सकती है। दोस्तों, पूरी तस्वीर यहीं से दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब मैदान में भारत का नाम गूंज रहा है। रूस को भरोसा है कि भारत कभी उसकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। वहीं पश्चिमी देश उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद भारत किसी दिन रूस पर दबाव बनाए, और यही कारण है कि भारत अचानक इस जंग का गेम चेंजर बन गया है। भारत की विदेश नीति की असली ताकत यही है कि वह किसी एक खेमे में बंद कर नहीं चलता। एक ओर रूस से सस्ता तेल लेकर अपनी अर्थव्यवस्था और जनता को राहत देता है, तो दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप के साथ तकनीक, व्यापार और रक्षा सहयोग में भी बराबरी से जुड़ा रहता है। यही बैलेंस पश्चिम को सबसे ज्यादा खटकता है। यूरोप और अमेरिका के कई नेता मानते हैं कि भारत का बढ़ता कद उनकी पूरी रणनीति को हिला रहा है। इसीलिए कभी उनके बयानों में जलन दिखती है और कभी उम्मीद। यहां तक कि व्हाइट हाउस की गुप्त चर्चाओं में भी बार बार भारत का नाम लिया गया। सवाल साफ था, अगर भारत रूस पर दबाव नहीं डालेगा तो पुतिन क्यों झुकेंगे? और दूसरी ओर यह भी कहा गया कि अगर भारत मध्यस्थता में आगे आता है तो शायद रूस पहली बार बातचीत को गंभीरता से ले आ। यानी पश्चिम की सोच भारत को लेकर 2 हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ शिकायत, दूसरी तरफ आशा, और भारत के लिए यही एक सुनहरा अवसर भी है। चाहे तो खुद को एक ऐसी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है जो दुनिया की सबसे बड़ी जंग को शांत कराने में निर्णायक भूमिका निभाए। लेकिन भारत बार बार यह साफ कर चुका है कि उसकी विदेश नीति किसी दबाव से नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों से तय होती है। यही स्वतंत्र रवैया पश्चिमी ताकतों को बेचैन कर देता है। अब सवाल यह है, क्या नाटो वास्तव में यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी गारंटी देगा? अगर देता है तो रूस की प्रतिक्रिया कितनी विस्फोटक होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाएगा या फिर सिर्फ अपने हितों तक सीमित रहेगा? जवाब आसान नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि यह जंग अब केवल रूस और यूक्रेन की नहीं रह गई। यह अमेरिका, यूरोप, नाटो और अब भारत की भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। और भारत का बढ़ता कद पश्चिम के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है। आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नक्शा देखो तो हर तीर एक ही दिशा में जा रहा है, भारत की ओर।
ट्रंप पुतिन से मिले, जेलेंस्की से बातचीत की, यूरोप के नेताओं को टेबल पर बैठाया। लेकिन इन सब मुलाकातों के बीच जिस नाम की गूंज सबसे ज्यादा थी वो था भारत। चाहे गारंटी देने की बात टूटे ने कही हो या ट्रंप ने मीटिंग की तारीफ की हो, असलियत यही है कि बिना भारत को इस खेल में गिनती में लिए पूरी रणनीति अधूरी है। अमेरिका और यूरोप दोनों की हालत यह है कि भारत उन्हें एक साथ आशा भी देता है और असुरक्षा भी। अब सोचिए, आने वाले हर समझौते, हर नई बैठक, हर अंतर्राष्ट्रीय वादे के पीछे एक छाया जरूर होगी, और वह है भारत। पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे रूस को पीछे धकेलना चाहते हैं, लेकिन मैदान में कूदने की हिम्मत उनके पास नहीं। क्यों? क्योंकि अगर नाटो ने सीधे सैनिक भेज दिए तो तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इसलिए आर्टिकल 5 जैसी गारंटी का खेल खेला जा रहा है, एक ओर रूस को डराने के लिए और दूसरी ओर यूक्रेन को दिलासा देने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह गारंटी सचमुच जमीनी हकीकत बनेगी? क्या नाटो देश रूस से सीधे भिड़ने के लिए तैयार हैं, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक नाटक है ताकि सुर्खियां बनाई जा सकें? यहीं पर आता है भारत का कार्ड।